तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सिलेबस क्लियर करवाइए। तो यहाँ है आपका यूनिट 1 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हो तो आपको ना किसी और टीचर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चैनल या बुक को रेफ़र करने की, क्योंकि हर टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल बेसिक से, इजी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल के साथ। यूनिट 1 बैंकिंग और बीमा। बैंक का अर्थ, बैंक एक फाइनेंशियल संस्था होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और उस डिपॉजिट का यूज़ लोन देने के लिए करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या पर्सनल ज़रूरतों के लिए। बैंक इकोनॉमी में एक पुल की तरह होता है जो एक तरफ सेवर्स को और दूसरी तरफ बोरोवर्स को जोड़ता है। ये पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है जिससे कंट्री की फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्मूथली चलती हैं। जैसे कोई पर्सन जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बैंक में जमा करता है और जिसको लोन चाहिए वो उसी बैंक से पैसे लेता है। इससे दोनों पार्टीज को फायदा होता है। बैंक के मुख्य कार्य: जमा स्वीकार करना। बैंक अलग अलग तरह के अकाउंट में पैसा जमा करता है, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ये डिपॉजिट्स पर बैंक थोड़ा इंटरेस्ट भी देता है और जब ज़रूरत हो तब कस्टमर अपना पैसा निकाल सकता है। लोन और एडवांस देना। बैंक बिजनेस, होम, एजुकेशन या पर्सनल ज़रूरतों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देता है। जो अमाउंट बैंक देता है उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है जो बैंक की इनकम का सोर्स होता है। क्रेडिट क्रिएशन। बैंक अपने पास रखे डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है और बाकी अमाउंट को लोन के रूप में आगे देता है। इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, जिससे इकोनॉमी में नया पैसा सर्कुलेट होता है। एजेंसी फंक्शंस। बैंक कस्टमर के बिहाफ पर कई काम करता है, जैसे बिल पे करना, चेक कलेक्ट करना, मनी ट्रांसफ़र करना वगैरह। इससे कस्टमर का टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक कई यूजफुल सर्विसेज देता है, जैसे एटीएम, लॉकर फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट और मोबाइल बैंकिंग। इनसे बैंकिंग करना बहुत आसान और एक्सेसिबल हो जाता है। भारत में बैंकिंग की संरचना। भारत की बैंकिंग सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि गांव से लेकर शहर तक हर जगह बैंक सर्विसेज अवेलेबल हो सके। इस सिस्टम में कई तरह के बैंक शामिल हैं जिनके लेवल्स कुछ इस प्रकार हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक्स जैसे पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली लोकल लेवल के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए। डेवलपमेंट बैंक्स जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबी। आरबी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। ये पूरे देश की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, इंटरेस्ट रेट और करेंसी को मैनेज करता है और इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। आरबी की विशेषताएं: ये भारत का सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। 1 रुपए को छोड़कर बाकी सारे नोट्स आरबीआई ही इशू करता है। ये क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई गवर्नमेंट और सभी बैंक्स का बैंकर होता है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। आरबी के मुख्य कार्य: करेंसी इशू करना। भारत में करेंसी इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। आरबीआई करेंसी सप्लाई को कंट्रोल करता है जिससे इन्फ्लेशन पर कंट्रोल बना रहे। सरकार का बैंकर। आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को मेंटेन करता है और उनका बोरोइंग प्रोसेस हैंडल करता है। बैंक्स का बैंकर। जब कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत होती है तो आरबीआई उन्हें लोन देता है और उनके कामकाज को रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का यूज़ करके इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को मैनेज करता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह। इन टूल्स से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी में बैलेंस बनाए रखता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना। आरबीआई फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है और इंडियन रुपी की वैल्यू को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई 2 तरह से क्रेडिट कंट्रोल करता है: क्वांटिटेटिव टूल्स, रेपो रेट
वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रिवर्स रिपो रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश में आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक को कुछ हिस्सा लिक्विड फॉर्म जैसे गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना होता है। क्वालिटेटिव टूल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई मार्जिन बढ़ाकर या घटाकर लोन पर कंट्रोल करता है। मोरल सुएशन, आरबीआई बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मॉनेटरी डिसिप्लिन फॉलो करें। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई कुछ सेक्टर्स में लोन को रिस्ट्रिक्ट करता है, जेज गोल्ड लोन, ताकि ओवर लेंडिंग ना हो। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और इंटरेस्ट लेकर लोन देते हैं। जेज, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह। इनका मेन काम होता है इकोनॉमी में पैसे का स्मूथ फ्लो मेंटेन रखना और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। विशेषताएं, ये डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन देते हैं। इनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ये चेक, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज देते हैं। ये बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को फाइनेंस करते हैं। ये पूरी तरह आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में काम करते हैं। मुख्य कार्य: 1. डिपॉजिट्स लेना, कमर्शियल बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के जरिए पब्लिक से पैसा जमा करते हैं। कस्टमर्स को डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर वे पैसे निकाल सकते हैं। 2. लोन्स और एडवांसेस देना, बैंक्स इंडिविजुअल्स और कंपनीज को पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। लोन पर इंटरेस्ट लिया जाता है जो बैंक की इनकम होती है। 3. क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स अपने पास जमा पैसे से ज़्यादा लोन देते हैं। इसे ही क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। जैसे अगर बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट है और वो 80 करोड़ लोन देता है, तो इकोनॉमी में नए पैसे का फ्लो शुरू होता है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीयक कार्य: 1. एजेंसी फंक्शंस, बैंक्स अपने कस्टमर्स की तरफ से कुछ काम करते हैं, जैसे बिल पे करना, चेक कलेक्ट करना, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना वगैरह। इससे कस्टमर्स को बहुत कन्वीनियंस मिलती है। 2. यूटिलिटी फंक्शंस, बैंक्स एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे लॉकर, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये सभी सर्विसेज आज के डिजिटल समय में बहुत ज़रूरी हो गई हैं। 3. फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, बैंक्स करेंसी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। जेस अगर कोई व्यक्ति विदेश पढ़ने जा रहा है तो उसे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है जो बैंक से मिलती है। 4. इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आजकल कई कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सलाह देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सिप प्लान्स वगैरह। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक क्या होते हैं? ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह चलते हैं, यानी इनका ओनरशिप और ऑपरेशन मेंबर्स के हाथ में होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि सर्विस देना होता है। ये खासकर छोटे किसान, लोकल ट्रेडर्स और रूरल लोगों की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। सहकारी बैंकों की विशेषताएं: ये कॉपरेशन और म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इनके मेंबर्स ही इसके ओनर और कस्टमर होते हैं। ये कम इंटरेस्ट पे लोन्स देते हैं। विलेज लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक 3 टियर सिस्टम में काम करते हैं। नाबार्ड और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स इन्हें कंट्रोल करते हैं। विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक क्या होते हैं? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, खासकर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना होता है। एग्जाम्पल्स: नेबार्ड, एसआईडीबीआई, एक्सिम बैंक वगैरह। विकास बैंकों की विशेषताएं: ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ये इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं लेते। ये नए प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे देते हैं। ये मोस्टली गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं या किसी स्पेशल एक्ट के तहत
क्रिएट होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये बैंक्स रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं ताकि वहां के किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को भी लोन और डिपॉजिट की सुविधा मिल सके। इनका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक तीनों मिलकर करते हैं। आरआरबीज की विशेषताएं, ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काम करते हैं। ये एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। इनका स्पॉन्सरशिप किसी कमर्शियल बैंक द्वारा होता है। ये डिपॉजिट लेने, लोन देने और रेमिटेंस सर्विस देने का काम करते हैं। नेबार्ड और आरबी इन पर निगरानी रखते हैं। नेशनलाइजेशन एंड मर्जर ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और मर्जर का मतलब होता है कि बैंकिंग सेक्टर को सरकार के जरिए रेगुलेट और कंट्रोल किया जाए ताकि बैंकिंग सेवाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बैंक का ओनरशिप अपने हाथ में लेती है, यानी उसे सरकारी बैंक बना देती है, उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। इसका मेन मकसद था कि गरीब, किसान और रूरल इलाकों तक भी बैंकिंग पहुंच सके, सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और सिटीज तक ही सीमित ना रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था और फिर 1980 में 6 और बैंकों का किया। इससे रिच प्राइवेट मालिकों का कंट्रोल कम हुआ और बैंकिंग को एक नेशनल डेवलपमेंट के टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। जेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज एक बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक है, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। अब मर्जर का मतलब समझते हैं। मर्जर का मतलब है दो या दो से ज्यादा बैंकों को मिलाकर एक बड़ा, मजबूत और एफिशिएंट बैंक बना देना। इससे उनकी सर्विसेज, कैपिटल और कस्टमर बेस एक साथ मर्ज हो जाता है। जेज 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाए। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनलाइजेशन एंड मर्जर, नेशनलाइजेशन से रूरल एरियाज और बैकवर्ड रीजन्स तक भी बैंक सर्विसेज पहुंचने लगी। छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीब लोगों को भी लोन और फाइनेंशियल हेल्प मिलना शुरू हुआ। प्राइवेट मालिकों का कंट्रोल बैंकिंग पर कम हो गया और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। मर्जर की वजह से बैंक्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और ग्लोबली वो कंपटीशन कर सके। सर्विसेज भी बेहतर हुई, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप सपोर्ट इत्यादि। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के बजाय किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल के ओनरशिप में चलते हैं। इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना और ये पब्लिक बैंक से बेटर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। इंडिया के कुछ पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। प्राइवेट बैंक्स जनरली ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, टेक्नोलॉजी जल्दी अपडेट करते हैं और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूजफुलनेस ऑफ प्राइवेट बैंक्स ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एफिशिएंसी और इनोवेशन लाया। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप, फास्ट कस्टमर सपोर्ट, ये सारी सर्विसेज सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स ने इंट्रोड्यूस की थी। इनकी लोन प्रोसेस फास्ट होती है, स्टाफ प्रोफेशनली ट्रेंड होता है और सर्विस पर्सनलाइज्ड होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका रोल होता है क्योंकि ये बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स भी आरबीआई की गाइडलाइंस और रूल्स को फॉलो करते हैं। ये लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं। प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट खोलने से लेकर क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइस तक की कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। इनकी एक्टिविटीज पर आरबीआई की नज़र होती है ताकि ये ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर सेफ्टी मेंटेन करे। ये बैंक्स अपने कंपटीशन में आगे रहने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मीनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एक ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट होता है जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, ज़रूरत पर निकाल सकते हैं और डिजिटली भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये सेविंग्स के लिए, सैलरी रिसीव करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। 1. सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट पर्सनल सेविंग्स के लिए होता है। इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है और बेसिक बैंकिंग नीड्स पूरी होती हैं। 2. करंट अकाउंट,
बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए होता है। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा होती है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। 3, फिक्स डिपॉजिट एफडी। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स समय के लिए जमा होता है, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। 4, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। 5, सैलरी अकाउंट। एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जिसमें सैलरी मंथली क्रेडिट होती है। कई बार इसमें ज़ीरो बैलेंस की सुविधा भी मिलती है। फीचर्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसा सेफ रहता है। एटीएम, चेक और नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन आसान हो जाता है। सेविंग्स पर इंटरेस्ट भी मिलता है। सैलरी का क्रेडिट, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स और यूपीआई जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आप अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग भी आसानी से हो जाती है। प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। 1, बैंक और अकाउंट टाइप चूज करें जैसे सेविंग या करंट। 2, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें बैंक में जाकर या वेबसाइट पर। 3, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स। 4, पासपोर्ट साइज फोटोज दें, 2 या उससे ज़्यादा रीसेंट फोटोज। 5, इनिशियल डिपॉजिट करें अगर बैंक कोई मिनिमम बैलेंस डिमांड करता है। 6, वेरिफिकेशन होगा और 1-2 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। 7, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। यूनिट 2, बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक डिपॉजिट्स, मीनिंग एंड टाइप्स। बैंक डिपॉजिट का मतलब है वो पैसा जो लोग बैंक में जमा करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो बैंक उस पैसे को जमा रखने के बदले कुछ ब्याज देता है। यही पैसा बैंक दूसरों को लोन देने में उपयोग करता है जिससे बैंक को भी मुनाफा होता है। बैंक डिपॉजिट 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। 1, डिमांड डिपॉजिट्स। इसमें ग्राहक अपना पैसा जब चाहे निकाल सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। जैसे अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं और आपको अचानक कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप एटीएम से या बैंक से वो पैसे निकाल सकते हैं। इन खातों पर ब्याज कम होता है लेकिन पैसे विथड्रॉ करने की पूरी सुविधा होती है। 2, टाइम डिपॉजिट्स। इसमें पैसा एक तय समय के लिए जमा किया जाता है जैसे 6 महीने, 1 साल या 5 साल, जैसे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट पर ब्याज ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप पैसा लंबे समय के लिए बैंक के पास छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो वो आपको 6% से 7% तक का ब्याज दे सकता है। फीचर्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट के कुछ ज़रूरी फीचर्स होते हैं जो इसे हर व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाते हैं। बैंक अकाउंट में पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप कैश, चेक या ऑनलाइन मेथड से पैसे जमा और निकाल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट पर आपको ब्याज भी मिलता है। सैलरी, पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में आ सकती हैं। बिल पेमेंट्स, यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में बैंक अकाउंट सिर्फ अमीरों की ज़रूरत नहीं, हर आम आदमी की बेसिक ज़रूरत बन चुका है। प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट खोलने की प्रक्रिया अब पहले से काफ़ी आसान हो गई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, डिसाइड द बैंक एंड अकाउंट टाइप। सबसे पहले तय करें कि आप किस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं और किस तरह का अकाउंट चाहिए, जैसे सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या सैलरी अकाउंट। 2, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। बैंक ब्रांच जाकर या बैंक की वेबसाइट से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरें। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, अकाउंट टाइप जैसी जानकारी मांगी जाती है। 3, केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आपको पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड देना होता है। 4, फोटो देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना ज़रूरी होता है। 5, इनिशियल डिपॉजिट। कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त होती है जैसे 500 या 1000 वो जमा कराना पड़ता है। 6, वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन।
बैंक आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा और फिर अकाउंट 1-2 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। 7, वेलकम किट मिलती है। फिर आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और नेट बैंकिंग की डिटेल्स मिलती हैं। प्रोसीजर टू क्लोज अ बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। बैंक में जाकर अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरें, पुरानी चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड जमा कर दें, बची हुई राशि निकाल लें या दूसरी जगह ट्रांसफर करवा लें। बैंक डिटेल्स वेरीफाई करके अकाउंट को ऑफिशियली बंद कर देगा। आपको क्लोजर कॉन्फर्मेशन स्लिप दी जाएगी। लोन्स एंड एडवांसेस, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। लोन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बैंक से एक तय रकम उधार लेता है जिसे बाद में ब्याज सहित चुकाना होता है। लोन किसी भी ज़रूरत के लिए लिया जा सकता है, जैसे घर खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए या मेडिकल खर्च के लिए। एडवांस आमतौर पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर दिया जाता है, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ताकि व्यक्ति को ज़रूरत के वक्त जल्दी फंड मिल सके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स टू सैंक्शन लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक लोन पास करने से पहले कुछ बातों पर ज़रूर ध्यान देता है। उधार लेने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं, उसका सिबिल स्कोर कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इनकम प्रूफ, क्या वो व्यक्ति लोन चुकाने में सक्षम है, लोन का पर्पस, वो पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, वो वैलिड है या नहीं, सिक्योरिटी, क्या लोन के बदले कोई जमानत या कोलैटरल दिया जा रहा है, रीपेमेंट कैपेसिटी, कितनी ईएमआई बनेगी, कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से लोन पास होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन को कई तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। 1, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन, जहाँ कोई संपत्ति, जमीन, गाड़ी या एफडी गिरवी रखी जाती है। अनसिक्योर्ड लोन, बिना किसी कोलैटरल के, जैसे पर्सनल लोन। 2, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म लोन 1 साल से कम अवधि के लिए, मीडियम टर्म लोन 1 से 5 साल तक, लॉन्ग टर्म लोन 5 साल से अधिक समय के लिए। 3, बेस्ड ऑन पर्पस, एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। 1, हाउस लोन। अगर आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दें, अपनी इनकम डिटेल्स और पहचान पत्र दें। बैंक ईएमआई कैलकुलेट करेगा और आपकी एलिजिबिलिटी देखकर लोन सैंक्शन करेगा। फिर रजिस्ट्री के बाद पैसा सीधे सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। 2, पर्सनल लोन। इसके लिए कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। आपकी मंथली सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी और सिबिल स्कोर के बेस पर लोन मिलता है। ये फास्ट अप्रूवल लोन होता है और 1-2 दिन में पैसा मिल सकता है। 3, एजुकेशन लोन। कॉलेज एडमिशन लेटर ज़रूरी होता है। फीस स्ट्रक्चर और कोर्स ड्यूरेशन बैंक को देना होता है। अक्सर माता पिता को बोरोवर बनाना पड़ता है। 4, कमर्शियल लोन। ये बिजनेस के लिए होता है। आपको बिजनेस प्लान, इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी डिटेल्स देनी होती है। बैंक बिजनेस की फीजिबिलिटी देखकर लोन देता है। यूनिट 3, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस एक समझौता होता है कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। इसमें कस्टमर कंपनी को रेगुलरली प्रीमियम देता है और बदले में कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई, चोरी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी की डेथ हो गई, तो कंपनी उस सिचुएशन में कस्टमर को पैसा देगी। यानी इंश्योरेंस एक तरीका है जिससे इंसान फाइनेंशियल लॉस से बच सकता है। ये ना सिर्फ पैसों की हेल्प करता है बल्कि मन को भी मेंटल पीस देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ भी इमरजेंसी हुई तो मदद मिल जाएगी। इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता, ये फैमिली, बिजनेस, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्टूडेंट्स सभी के लिए यूज़फुल होता है। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी होता है, इसके काम क्या हैं? रिस्क कवर देना। इंश्योरेंस हमें उन सिचुएशन से बचाता है जो अचानक नुकसान देती हैं, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट या डेथ। अगर इंश्योरेंस ना हो तो इन लॉसेस का बर्डन पूरा कस्टमर को ही उठाना पड़ता है। सेविंग हैबिट को बढ़ावा देना। खासकर लाइफ इंश्योरेंस में लोग लंबे समय तक प्रीमियम भरते हैं
और मैच्योरिटी पर लमसम पैसा भी मिलता है। इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की हैबिट बनती है। पीस ऑफ माइंड देना, जब किसी को ये भरोसा होता है कि इमरजेंसी में पैसा मिलेगा तो डर कम होता है और इंसान मेंटल पीस फील करता है। इकोनॉमी को सपोर्ट करना, जो पैसा कंपनी को प्रीमियम के रूप में मिलता है उसे इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। रोजगार देना, इंश्योरेंस एक बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोगों को जॉब मिलती है। एजेंट से लेकर मैनेजर, कॉल सेंटर से लेकर फील्ड ऑफिसर तक। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सेविंग का भी बेनिफिट होता है। JSLIC की एंडाउमेंट पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस, ये हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन, ऑपरेशन और डॉक्टर फीस को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इलाज का खर्चा बहुत बढ़ गया है। एग्जाम्पल, अगर किसी का हार्ट ऑपरेशन हुआ और उसका 3 लाख का बिल आया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पूरा या पार्शियल अमाउंट दे सकती है। मोटर इंश्योरेंस, ये कार्स, बाइक्स, स्कूटर्स के लिए होता है। इंडिया में ये लीगल रिक्वायरमेंट है, बिना इंश्योरेंस के आप वाहन नहीं चला सकते। ये एक्सीडेंट में हुई डैमेज या चोरी को कवर करता है। फायर इंश्योरेंस, अगर किसी दुकान, मकान या फैक्ट्री में फायर लग जाए तो जो डैमेज होता है वो फायर इंश्योरेंस कवर करता है। ये खास तौर पर बिजनेस के लिए यूजफुल है। ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल करते समय जो रिस्क होते हैं जैसे लगेज खो जाना, फ्लाइट डिले, मेडिकल इमरजेंसी अब्रॉड, ये इंश्योरेंस उन सब में हेल्प करता है। मैरिन इंश्योरेंस, जो गुड्स शिप से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं उनमें भी रिस्क होता है डैमेज या सिंकिंग का। मैरीन इंश्योरेंस उन लॉसेस को कवर करता है। इंश्योरेंस की फीचर्स, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कस्टमर और कंपनी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। कस्टमर हर महीने या साल में जो अमाउंट देता है उसे प्रीमियम कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक प्रॉमिस करती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के अनुसार कोई लॉस हुआ तो वो उस लॉस की भरपाई करेगी। इंश्योरेंस का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि एक्चुअल लॉस की कॉम्पनसेशन देना होता है। ये कॉन्सेप्ट रिस्क शेयरिंग पर बेस्ड होता है। कुछ लोगों के नुकसान को बहुत सारे लोगों के कलेक्टेड प्रीमियम से कवर किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ, कस्टमर और कंपनी दोनों को सही सही इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई भी फैक्ट छुपाना नहीं चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें कस्टमर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। जेज कोई अपने पिता की जान का इंश्योरेंस करवा सकता है, किसी अननोन स्ट्रेंजर का नहीं। इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को सिर्फ उतना ही पैसा देगी जितना उसका रियल लॉस है। इससे कस्टमर को नुकसान की भरपाई होती है, मुनाफा नहीं मिलता। कंट्रीब्यूशन, अगर एक ही चीज़ का इंश्योरेंस एक से ज़्यादा कंपनी से लिया गया है तो सभी कंपनी प्रोपोर्शन में क्लेम भरेंगी। सब्रोगेशन, अगर कंपनी ने क्लेम भर दिया और नुकसान किसी तीसरे इंसान की गलती से हुआ था तो कंपनी उस तीसरे इंसान से वो पैसा रिकवर करने का हक रखती है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA इंडिया की इंश्योरेंस सेक्टर की निगरानी करने वाली सरकारी संस्था है। ये 1999 में बनाई गई थी। IRDA का काम होता है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ये देखना कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। IRDA क्या क्या करता है? कंपनीज और एजेंट्स को लाइसेंस देना, प्रीमियम और क्लेम्स की फेयरनेस पर नज़र रखना, कंप्लेंट हैंडलिंग का सिस्टम मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखना, इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस, अगर कोई लॉस हुआ जैसे एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, थेफ्ट या डेथ तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें, फिर कंपनी का क्लेम फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जेज, हॉस्पिटल बिल्स, डेथ सर्टिफिकेट, FIR, पॉलिसी कॉपी वगैरह। कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और सब कुछ सही होने पर आपको पैसा दे देगी।
ये पूरा प्रोसेस यूजुअली 7 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: आधार कार्ड, पेंसिल्वेनिया एन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप या आईटीआर, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ईडा लाइफ इंश्योरेंस। मीनिंग, सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच अग्रीमेंट होता है कि अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है तो कंपनी उसकी फैमिली को एक तय अमाउंट देगी। इन रिटर्न व्यक्ति कंपनी को रेगुलर बेसिस पर प्रीमियम देता है, मतलब हर महीने या हर साल एक फिक्स अमाउंट देता है, और बदले में कंपनी उस व्यक्ति की जिंदगी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। जैसे अगर घर का कमाने वाला इंसान अचानक चला जाए तो उसकी फैमिली को पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इसका मकसद होता है रिस्क को कवर करना और किसी अनएक्सपेक्टेड घटना के समय फैमिली को स्टेबल रखना। एडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों लेना चाहिए किसी को लाइफ इंश्योरेंस। पहला उद्देश्य है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलने से उनका जीवन चलता रहे। दूसरा उद्देश्य है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो आपको मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट देती हैं, जिससे आप फ्यूचर में घर बना सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं या रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है पीस ऑफ माइंड। ये मेंटल रिलीफ देता है कि अगर कुछ हो भी गया तो पीछे वालों को पैसा मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी हेल्प करता है। बच्चों की शादी, हायर एजुकेशन या कोई इमरजेंसी, सबके लिए मददगार है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हर किसी को कम से कम एक पॉलिसी लेनी ही चाहिए। इंडिया में ज़्यादातर फैमिलीज एक ही कमाने वाले पर डिपेंड करती हैं। ऐसे में अगर वह व्यक्ति चला जाए तो पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस इस स्थिति में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। इसके ज़रिए सेविंग्स भी होती है और डिसिप्लिन भी आता है, क्योंकि आपको हर महीने या साल प्रीमियम देना होता है, तो आप ऑटोमेटिकली पैसा बचाना सीखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन देता है। आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। और सबसे बड़ी बात, ये डिग्निटी देता है। आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, यही इसका असली वैल्यू है। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड तभी होती है जब इसमें कुछ जरूरी एलिमेंट्स मौजूद हों। म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए। बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति दोनों को पूरी टर्म्स पता होनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमित व्यक्ति की डेथ से। पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल नुकसान होना चाहिए, तभी ये इंटरेस्ट वैलिड होगा। प्रीमियम, रेगुलर बेसिस पर प्रीमियम देना होगा, तभी पॉलिसी चालू रहेगी। अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब दोनों पार्टीज को एक दूसरे से पूरी सच्चाई से जानकारी शेयर करनी होगी, कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। लीगल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसमें सभी टर्म्स और कंडीशंस क्लियरली लिखी होती हैं। ईडी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, वेरी डिटेल्ड। अब हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की कितनी तरह की पॉलिसीज होती हैं और ये कौन कौन से लोगों के लिए बेस्ट होती हैं। 1, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये सबसे बेसिक और सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसमें आपको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब अगर पॉलिसी पीरियड के बीच बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरी राशि मिलती है, लेकिन अगर व्यक्ति पूरे टर्म के दौरान जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता। जैसे आपने 30 साल की टर्म प्लान ली और आप 30 साल तक जिंदा रहे तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रिस्क कवर के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम इनकम में ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं। 2, होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें बीमित व्यक्ति की पूरी जिंदगी तक प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब जब तक इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ नहीं होती पॉलिसी एक्टिव रहती है और डेथ के समय पूरा अमाउंट नॉमिनी को मिलता है। इसमें
प्रीमियम लंबी अवधि तक भरना पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि लाइफ टाइम कवरेज मिलता है। 3. एंडाउमेंट प्लान। इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है और सेविंग भी। अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की अवधि पूरी कर लेता है तो उसे मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिल जाता है, और अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं। 4. मनी बैक प्लान। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और कुछ कुछ समय पर पैसे भी मिलते रहते हैं। जेएस 20 साल की पॉलिसी है तो 5,000 5 साल पर आपको कुछ प्रतिशत पैसा मिलेगा और अंत में बचा हुआ मैच्योरिटी अमाउंट और बोनस मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें बीच बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। 5. यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आपका प्रीमियम 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा इंश्योरेंस के लिए और दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता है, जैसे इक्विटी या डेट मार्केट में। आपको लाइफ कवर भी मिलता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट से जुड़ा होता है। 6. चाइल्ड प्लान। ये पॉलिसी बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए होती है, जेज उसकी पढ़ाई, शादी या करियर गोल्स। पेरेंट इस पॉलिसी को ले सकता है और यदि कुछ हो जाए तो बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहता है। 7. रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए होती है जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं। आप प्रीमियम भरते हैं और रिटायरमेंट एज में पेंशन मिलती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे पॉलिसी प्रपोजल प्रोसेस, कंडीशंस, क्लेम फाइलिंग और लिक क्या है, कैसे काम करता है, उसका डेवलपमेंट कैसा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल टू पॉलिसी प्रोसीजर। जब भी कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसकी पूरी प्रोसेस एक प्रपोजल से शुरू होती है। स्टेप 1. प्रपोजल फॉर्म भरना। आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक प्रपोजल फॉर्म लेना होता है। इसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होती है, नाम, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, नॉमिनी डिटेल्स वगैरह। स्टेप 2. मेडिकल चेकअप अगर ज़रूरी हो। अगर आपका एज या सम अश्योर्ड ज़्यादा है तो कंपनी आपके कुछ मेडिकल टेस्ट करवा सकती है ताकि पता चले कि आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। स्टेप 3. प्रीमियम कैलकुलेशन। फिर कंपनी आपकी डिटेल्स देखकर डिसाइड करती है कि आपका प्रीमियम कितना होगा। जिस अगर आपकी एज ज़्यादा है या हेल्थ में प्रॉब्लम है तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्टेप 4. अंडरराइटिंग एंड अप्रूवल। अंडरराइटर कंपनी का वो व्यक्ति होता है जो आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। अगर सब कुछ सही मिला तो पॉलिसी अप्रूव हो जाती है। स्टेप 5. पॉलिसी इशू एंड डॉक्यूमेंट मिलना। जैसे ही पॉलिसी अप्रूव होती है और आप पहला प्रीमियम भरते हैं, आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है जो एक लीगल अग्रीमेंट होता है। इसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, सम अश्योर्ड, नॉमिनी डिटेल्स और पॉलिसी ड्यूरेशन दी होती है। कंडीशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की जो हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होती हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। 1. सुसाइड क्लॉज। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी शुरू होने के 1 साल के अंदर सुसाइड कर लेता है तो कंपनी कोई क्लेम नहीं देती। ये रूल हर पॉलिसी में होता है। 2. ग्रेस पीरियड। अगर आप किसी महीने का प्रीमियम टाइम पर नहीं भर पाए तो कंपनी आपको 15-30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है जिसमें आप बिना पेनल्टी के प्रीमियम भर सकते हैं। 3. लैप्स एंड रिवाइवल। अगर आप ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम नहीं भरते तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आप इसे रिवाइव कर सकते हैं। 4. नॉमिनेशन। आप पॉलिसी लेते वक्त एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाते हैं जिसे आपकी डेथ के बाद क्लेम दिया जाएगा। 5. असाइनमेंट। अगर आप चाहें तो पॉलिसी को किसी और के नाम कर सकते हैं, इसे असाइनमेंट कहते हैं। चेस लोन के बदले बैंक को असाइन करना। क्लेम फाइलिंग प्रोसीजर एंड सेटलमेंट। आप समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है
तो उसके नॉमिनी को पॉलिसी का पैसा कैसे मिलेगा? स्टेप 1, कंपनी को इन्फॉर्म करना। जैसे ही डेथ होती है, नॉमिनी को कंपनी को तुरंत सूचना देनी होती है। वहां से उसे क्लेम फॉर्म और प्रोसेस बताया जाएगा। स्टेप 2, क्लेम फॉर्म भरना। क्लेम फॉर्म में पॉलिसी नंबर, डेथ की डेट, कॉज ऑफ डेथ, नॉमिनी डिटेल्स आदि भरने होते हैं। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। नॉमिनी को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर हॉस्पिटल डेथ है, और बैंक डिटेल्स। स्टेप 4, वेरिफिकेशन बाय कंपनी। कंपनी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और ज़रूरत हो तो इंक्वायरी भी कर सकती है। स्टेप 5, क्लेम सेटलमेंट। अगर सब कुछ सही है तो क्लेम अप्रूव हो जाता है और 7-10 वर्किंग डेज में पैसा नॉमिनी के खाते में आ जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर एक्सीडेंटल या सस्पिशियस डेथ हो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पेमेंट किया जाता है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC की। 1, एस्टैब्लिशमेंट। LIC की शुरुआत 1956 में हुई थी। उस समय प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल सरकारी संस्था बनाई गई थी जिसे LIC कहते हैं। 2, ओनरशिप एंड रेगुलेशन। LIC पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसे IRDA रेगुलेट करता है। 3, पर्पस एंड विजन। LIC का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, सेविंग हैबिट्स बढ़ाना और नेशन बिल्डिंग में मदद करना है। TAM, फंक्शंस ऑफ LIC। 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। LIC का मेन फंक्शन है लोगों को अलग अलग तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देना, टर्म प्लान, एंडाउमेंट, पेंशन, चाइल्ड प्लान एक्सेट्रा। 2, क्लेम सेटलमेंट। LIC इंडिया की सबसे बड़ी क्लेम सेटलमेंट वाली कंपनी है। इनका सेटलमेंट रेशो बहुत हाई होता है, मतलब अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो पैसा ज़रूर मिलेगा। 3, इन्वेस्टमेंट इन नेशन बिल्डिंग। LIC जो प्रीमियम कलेक्ट करता है उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होता है। 4, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। LIC पूरे देश में लाखों लोगों को एजेंट और एम्प्लॉय के रूप में रोजगार देता है। 5, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। LIC रूरल और रिमोट एरियाज में भी जाकर लोगों को बीमा के बारे में समझाता है, इंश्योरेंस को अवेयरनेस के साथ जोड़ता है। EDA, प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ LIC। अब बात करें LIC के ग्रोथ की, तो ये कंपनी पिछले कई दशकों से भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनी रही है। प्रोग्रेस पॉइंट्स, पूरे देश में ऑफिसेज और ब्रांचेस, सबसे बड़ा कस्टमर बेस, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो, डिजिटल सर्विसेज का विस्तार, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी शुरू हो चुका है। इवैल्यूएशन के अनुसार LIC सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ट्रस्ट है जिस पर करोड़ों भारतीयों का विश्वास है। जनरल इंश्योरेंस। इंट्रोडक्शन। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है ऐसा इंश्योरेंस जो किसी व्यक्ति की जिंदगी को कवर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी, हेल्थ या लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, घर में आग लग जाए या हॉस्पिटल का खर्चा हो, तो जनरल इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल लॉसेस से आपको बचाने का काम करता है। इसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे पॉलिसीज की बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस शॉर्ट पीरियड यानी 1 साल या उससे कम समय के लिए होता है। ये हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, लोगों को अचानक आने वाले फाइनेंशियल नुकसान से प्रोटेक्शन देना, जैसे एक्सीडेंट, थेफ्ट, फायर या इलनेस। लोगों को बिना प्लानिंग के जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए जनरल इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। बिजनेस या पर्सनल प्रॉपर्टी को सेफ रखना, जेज अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी दुकान में आग लग जाए तो फायर इंश्योरेंस आपका नुकसान कवर करेगा। हॉस्पिटल्स, रिपेयर्स और लीगल एक्सपेंसेस जैसे खर्चों में मदद करना।
हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से हॉस्पिटल का बिल बहुत हद तक इंश्योरेंस कंपनी देती है। माइनस लोगों में सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की हैबिट बढ़ाना। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम एक रेगुलर अमाउंट सेव कर रहे होते हैं फ्यूचर सेफ्टी के लिए। टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। अब देखते हैं जनरल इंश्योरेंस के मेन टाइप्स और हर एक को डिटेल में समझते हैं। एक 1 हेल्थ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस आपकी मेडिकल इमरजेंसीज को कवर करता है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, मेडिसिन, आईसीयू चार्जेस आदि। अगर किसी को सर्जरी करवानी है और उसका खर्चा 1 लाख रुपए है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस अमाउंट को कवर करती है जो आपकी पॉलिसी में लिखा है। आजकल लोग फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी लेते हैं जिसमें पूरा परिवार कवर होता है। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान्स। ईयर 2 मोटर इंश्योरेंस। अगर आपकी गाड़ी या बाइक डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए या किसी एक्सीडेंट में लॉस हो तो मोटर इंश्योरेंस मदद करता है। मोटर इंश्योरेंस भारत में हर व्हीकल के लिए लीगली मैंडेटरी होता है। टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये केवल दूसरे को हुए नुकसान को कवर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, इसमें आपकी गाड़ी और दूसरों की दोनों की प्रोटेक्शन होती है। ईज 3 फायर इंश्योरेंस। अगर आपके घर, दुकान या गोडाउन में आग लग जाए तो फायर इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई करता है। ये इंडस्ट्रियल एरियाज, वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज में बहुत ज़रूरी होता है। फायर इंश्योरेंस फायर के अलावा लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, रायट्स और शॉर्ट सर्किट जैसी एक्सीडेंटल फायर्स को भी कवर करता है। ईरा 4 मैरीन इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस उन गुड्स के लिए होता है जो सी या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर शिप डूब जाए, माल खराब हो जाए, चोरी हो जाए तो मरीन इंश्योरेंस उस लॉस को कवर करता है। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस माल का बीमा, हल इंश्योरेंस जहाज का बीमा, फ्रेट इंश्योरेंस भाड़े का बीमा। ईरा 5 ट्रैवल इंश्योरेंस। जब आप देश या विदेश ट्रैवल करते हैं और आपके सामान का नुकसान हो जाए, फ्लाइट डिले हो, पासपोर्ट चोरी हो जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ट्रैवल इंश्योरेंस हेल्प करता है। ये खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। टॉपिक फीचर्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस सिर्फ उन रिस्क को कवर करता है जो लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, जैसे एक्सीडेंट, फायर, व्हीकल डैमेज या हेल्थ इश्यूज। ये बीमा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यूजुअली 1 साल के लिए, और हर साल इसे रिन्यू किया जा सकता है। इसमें जो प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है एसेट पर और उस रिस्क लेवल पर जो आप कवर करवाना चाहते हैं। एक और बात, इस इंश्योरेंस में कॉम्पेंसेशन सिर्फ तभी मिलता है जब एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ हो, मतलब बिना नुकसान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये कि कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को एक दूसरे से पूरी और सच्ची इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया जा रहा है उस चीज़ से आपका फाइनेंशियल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर आपने अपनी दुकान का इंश्योरेंस कराया है तो उसका मालिक आप होना चाहिए। तीसरा है इंडेमनिटी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको जितना एक्चुअल नुकसान हुआ है सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। बीमा बिजनेस कमाने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ लॉस से बचाव का तरीका है। चौथा है कंट्रीब्यूशन। अगर आपने एक ही चीज़ का इंश्योरेंस 2 कंपनी से करा लिया है तो दोनों प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको नुकसान की भरपाई करेंगी। पांचवा है सब्रोगेशन। जब कंपनी आपका क्लेम सेटल कर देती है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो जिस पर्सन या रीजन से नुकसान हुआ था उससे पैसा वसूल सके। टॉपिक प्रोसीजर टू अप्लाई जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज। सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपको किस चीज़ का इंश्योरेंस चाहिए, जैसे हेल्थ, व्हीकल, फायर या ट्रैवल। फिर आपको प्रपोजल फॉर्म भरना होता है, उसमें आपकी डिटेल्स और एसेट की इंफॉर्मेशन भरनी होती है। इसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एसेट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स
सबमिट करने होते हैं। अब आपको प्रीमियम अमाउंट जमा करना होता है, ये आप ऑनलाइन या इंश्योरेंस ऑफिस जाकर कर सकते हैं। जब ये सब हो जाता है तो आपको एक ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस क्लियरली मेंशन होती हैं। टॉपिक: क्लेम फाइलिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। अगर कभी कोई नुकसान या एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर आपको क्लेम फॉर्म भरना होता है, उसमें पॉलिसी नंबर और इवेंट की फुल डिटेल देनी होती है। उसके साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे एफआईआर, हॉस्पिटल रिपोर्ट, रिपेयर बिल या डैमेज की फ़ोटो। कंपनी उन डिटेल्स को वेरीफाई करती है और अगर ज़रूरत होती है तो सर्वेयर को भेजा जाता है। और जब सारी जांच पूरी हो जाती है तो आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। टॉपिक: जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी। जीआईसी एक ऐसी कंपनी है जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब अगर किसी कंपनी को बहुत बड़ा रिस्क उठाना होता है तो जीआईसी उसका हिस्सा लेती है। जीआईसी ट्रेनिंग, प्लानिंग और रिसोर्स सपोर्ट भी देती है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को। जीआईसी की स्थापना 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट के तहत हुई थी। पहले इसकी 4 सब्सिडरीज थी: नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। अब जीआईसी खुद सिर्फ एक री इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर काम करती है। टॉपिक: परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन जनरल इंश्योरेंस। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने पूरे जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में एक नई एनर्जी ला दी है। इन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर किया है, डिजिटल। तो ये था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें हर एक टॉपिक को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया। आसान भाषा में मैंने आपकी हर डिमांड को सीरियसली लिया, रात दिन मेहनत करके ये पूरा कंटेंट तैयार किया। बस अब मेरी आपसे एक छोटी सी उम्मीद है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक थैंक यू ज़रूर लिख देना नीचे कमेंट में।